नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। हल्द्वानी के बनभूलपुरा मामले में अब 19 मार्च को आएगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अहम मुद्दों पर हुई बहस। 19 मार्च को होगा फैसला। रेलवे की 30 एकड़ जमीन पर वर्षों से अतिक्रमण। आपको बता दें कि हल्द्वानी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हल्द्वानी के बनभूलपुरा मामले में अब 19 मार्च को फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अहम मुद्दों पर बहस हुई है। 19 मार्च को होगा फैसला। रेलवे की 30 एकड़ जमीन पर वर्षों से अतिक्रमण। आपको बता दें कि हल्द्वानी के बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और अब 19 मार्च को अगला फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अहम मुद्दों पर बहस हुई है। 19 मार्च को होगा फैसला। रेलवे की 30 एकड़ जमीन पर वर्षों से अतिक्रमण। आपको बता दें कि हल्द्वानी के बनभूलपुरा मामले में अब 19 मार्च को फैसला आना है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अहम मुद्दों पर बहस हुई। 19 मार्च को होगा फैसला। रेलवे की 30 एकड़ जमीन पर वर्षों से अतिक्रमण। आपको बता दें कि हल्द्वानी के रेलवे अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। उधम सिंह नगर जिले के जसपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम तीर्थ नगर में बीते 21 फरवरी को बाघ के हमले में एक किशोर की मौत हो गई। पीड़ित किशोर अमरीक सिंह उर्फ बब्बू घर के बाहर पशुओं को चारा डाल रहा था, तभी बाघ ने अचानक हमला कर दिया। हमला इतना तेज था कि किशोर को संभालने का मौका नहीं मिला और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। घटना के बाद वन विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। वहीं दक्षिण रेंज के वन क्षेत्राधिकारी पतरामपुर महेश सिंह बिस्ट ने कहा कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर क्षेत्र में मुनादी कराई जा रही है। लोगों को जंगल से दूर रहने, अकेले जंगल में न जाने और जंगल के निकट पशु न बांधने की हिदायत दी जा रही है। इसके अलावा 3 टीमें बनाकर रात्रि गश्त की जा रही है ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। 21 तारीख की ये घटना है, शनिवार के दिन की घटना है, जिसमें एक लड़के को बाघ द्वारा मार दिया गया था। उसके बाद वन विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड में है और उच्च अधिकारी के निर्देशानुसार गांव में मुनादी कराई जा रही है। रात्रि गश्त पूरी तरह जारी है। पूरी टीम बना के 3 टीमें बनाकर रात्रि गश्त कराई जा रही है और उसी के तहत पूरे गांव में ये भी मुनादी कराई जाए कि वो अकेले बगैर मतलब जंगल में ना जाए और लोगों को हिदायत दी जा रही है कि वो जंगल में अकेले ना जाएं और किसी तरह की लकड़ी बीनने या घूमने के लिए ना जाएं जंगल, ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। आरएसएस प्रमुख के धर्मांतरण को लेकर दिए गए बयान पर सियासत तेज हो गई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने इस बयान को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि अगर किसी विशेष विचारधारा से जुड़े अभियान के तहत लोगों को जोड़ा जा रहा है तो इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था निष्पक्षता और समानता पर आधारित है। ऐसे में किसी भी प्रकार की धार्मिक या वैचारिक ध्रुवीकरण की राजनीति समाज के लिए चिंताजनक है। निष्पक्षता, न्यूट्रलिटी इन पॉलिटिक्स हमारी शक्ति है, डेमोक्रेसी की शक्ति है। हमने पाकिस्तान और अपने अड़ोस पड़ोस के मुल्कों में देखा है, सेना को, चाहे वो एक्स सर्विसमैन ही क्यों ना हो, उनको आप किस तरीके से अपने साथ जोड़ रहे हैं और वो भी आप देश के अंदर एक विशेष तरीके की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाली संगठन के साथ जोड़ेंगे तो इसके दूरगामी परिणाम देश के पर पड़ सकते हैं। और यदि इसको अभियान चला करके किया जा रहा है तो ये चिंताजनक पहलू है। ये चिंताजनक पहलू है। माननीय आदरणीय मोहन भागवत जी ने कहा है कि सब भारतीयों का डीएनए एक ही है, तो फिर ये डीएनए एक है तो फिर ये घृणा का प्रचार क्यों? यदि सभी राम की संतानें हैं, सभी सनातन धर्म के अनुयायी रहे हैं, तो एक बार जो सनातनी है वो हमेशा सनातनी है।
खबर मसूरी से है, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सैनिक प्रकोष्ठ के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष कर्नल राम रतन नेगी ने अग्निपथ योजना के तहत चल रही अग्निवीर भर्ती पर सवाल उठाए हैं। एक स्थानीय होटल में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि 4 साल की अल्पकालिक सेवा से सेना की परंपरा, अनुशासन और दीर्घकालिक संरचना प्रभावित हो सकती है। कर्नल नेगी ने जनरल बिपिन रावत का हवाला देते हुए कहा कि सैन्य सुधार व्यापक विचार विमर्श और चरणबद्ध तरीके से होने चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि योजना लागू करने से पहले युवाओं, पूर्व सैनिक और विशेषज्ञों से प्राप्त सलाह नहीं ली गई। उन्होंने चेतावनी दी कि 4 साल बाद बड़ी संख्या में युवाओं का भविष्य अनिश्चित हो सकता है, जिससे सामाजिक आर्थिक समस्याएं बढ़ेगी। कर्नल नेगी ने प्रदेश भर में रैलियां और जन जागरण अभियान चलाने का ऐलान किया, जिसमें सैनिक परिवार, पूर्व सैनिक और युवाओं से संवाद होगा। उन्होंने राज्य सरकार से सैनिक परिवारों की भावनाएं केंद्र तक पहुंचाने की मांग की। प्रेस वार्ता में मौजूद पूर्व सैनिकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी योजना पर पुनर्विचार की मांग की। अभी तो इसमें हमारे चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे 2022 में अग्निपथ योजना को देश के ऊपर थोपा गया था। थोपा गया इसलिए बोलूँगा क्योंकि नीचे से इसके लिए कोई सजेशन, कोई रिकमेंडेशन नहीं थी। और हमारा जो आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, इनके लिए एक सरप्राइज़ था कि एक ऐसी योजना थोप दी गई है जिसमें कि जो सैनिक जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 4 साल के लिए यूनिट्स को दिया जाएगा और उससे ये उम्मीद की जाएगी कि देश की सुरक्षा में सक्षम रूप से तैयारी कर सके। इसके दुष्परिणाम बहुत हैं, जिसके बारे में 2022 में ही ये हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने बोल दिया था कि जैसी हमारी सरकार आएगी इसको योजना को हम बंद करेंगे, पुरानी योजना को बहाल करेंगे। सबसे पहले तो ये युवाओं के रोज़गार के ऊपर बहुत बड़ा आघात है। जो हर साल 80,000 की भर्ती होती थी वो घट के अब खाली 47,000 हो गई है, और वो भी सिर्फ 4 साल के लिए है। 4 साल के बाद फिर दोबारा से वो बेरोजगार हो जाएगा। उसको किसी प्रकार की रिटायरमेंट के बाद पूर्व सैनिक का ना तो सम्मान मिलेगा और ना ही पूर्व सैनिक का जो बेनिफिट्स होते थे, जैसे कि पेंशन है, CSG है, मेडिकल फैसिलिटीज़ है और बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अधिकार होते थे उसको मिलते थे, ना उसको मिलेंगे, ना उसके परिवार को मिलेंगे। एक छोटी नौकरी करने के कारण जो हमारा सेना की जो परंपराएं हैं, जो सालों साल 100-200 साल पुरानी जो यूनिट्स हैं, उस इतने सालों से यूनिट में काम करने से जो परंपराएं बनी हैं, उस परंपराओं को के प्रति बहुत बड़ा आघात पहुँचेगा। हरिद्वार की GST दफ्तर में उत्तराखंड सतर्कता अधिष्ठान की टीम ने छापेमारी कर डाटा क्लर्क प्रमोद सेमवाल को 20,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथ दबोचा है। आरोपी बंद हो चुकी कंपनी के टैक्स निस्तारण के नाम पर पीड़ित से कथित तौर पर रिश्वत मांग रहा था। शिकायत मिलते ही सतर्कता टीम ने जाल बिछाया और कार्यालय के भीतर ही पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। हरिद्वार में जोमेटो के डिलीवरी बॉय कंपनी की नई पॉलिसी के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। डिलीवरी पार्टनर्स का आरोप है कि ट्रैफिक, रेलवे फाटक बंद होने या अन्य मजबूरी में देरी होने पर उन्हें रेटिंग गिराई जाती है और सैलरी से कटौती की जाती है। डिलीवरी बॉय का कहना है कि अगर उनके साथ कोई अनहोनी होती है तो इसकी जिम्मेदारी कंपनी की होगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं होती तब तक उनका धरना जारी रहेगा। जोमेटो में पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ हरिद्वार सिटी के अंदर। सरकार की गाइडलाइन थी कि 10 मिनट की डिलीवरी ख़त्म कर दी जाए, पर हमारी कंपनी ने जो जोमेटो ने अब नया रूल निकाला है, अगर कोई 10 किलोमीटर का ऑर्डर बसता है, जब हम उसे खोलते हैं उसमें दिखाया जाता है 23 मिनट। किसी वजह से रेलवे फाटक बंद है या ट्रैफिक जाम है, कोई भी इशू है, वो 7 से 8 मिनट लेट होता है तो वो हमें लेट दिखाया जाता है, उसमें हमारे 10 नंबर काट दिए जाते हैं। हम 100 नंबर पे थे, दिन में 4 ऑर्डर ऐसे हो गए हमारे पास, तो हम सीधे आ गए 60 पे। फिर हमें ड्यूटी नहीं देगी क्योंकि 10 सेकंड के लिए ड्यूटी खुलती है। कस्टमर कैश का ऑर्डर मंगाता है, कस्टमर कहता है सर मुझे ये ऑर्डर नहीं चाहिए, कैंसिल कर दीजिए, कोई भी रीज़न है। वो मैसेज भी कर रहा है, कंपनी को बता भी रही है, कंपनी उसे कैंसिल नहीं कर रही, उसको डिलीवर कर रही है। उसका जो डिलीवरी का पूरा कस्टमर का पेमेंट है वो हमारे पे आउट में से, यानी कि हमारी तनख्वाह में से काटा जा रहा है। प्लस ऐसी बहुत सी समस्याएं, मेडिकल समस्याएं हैं। अभी पीछे कुछ लड़कों को ऑर्डर छीने गए, उनसे मारपीट की गई। कंपनी क्या कहती है इनकी पर्सनल दुश्मनी है, आपके पास क्या सबूत है? रात को हम अक्सर आपस में रेडर लाइन पे रहते हैं, हमारे पास रिकॉर्डिंग थी, हमने कंपनी को भेजी। मैं कहा बताओ इस रेडर से ऑर्डर छीनने के लिए मारा गया तो कंपनी क्या कर रही है? कंपनी कह रही है हम क्या। आपको बता दें कि हरिद्वार में जोमेटो की डिलीवरी पार्टनर्स का कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन है। कंपनी की नई पॉलिसी के खिलाफ भूख हड़ताल पर कर्मचारी बैठ गए हैं।
इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संजय चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, कंपनी की न्यू पॉलिसी के खिलाफ भूख हड़ताल पर डिलीवरी बॉय बैठ चुके हैं। जोमेटो की डिलीवरी पार्टनर्स कंपनी पर आरोप लगा रहे हैं और भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। ऐसे में उनकी क्या कुछ मांगे हैं और किस चीज़ का वो विरोध कर रहे हैं? मैम, उन लोगों का कहना है कि जो नई पॉलिसी है इसको खत्म किया जाए। उनका कहना है कि मिनट में जो 10 किलोमीटर का उनको दिया जाता है कि कहीं न कहीं रास्ते में जाम की स्थिति भी होती है, कहीं पर कोई अगर रेलवे ट्रैक पड़ता है, उनका फाटक बंद मिलता है तो उनकी वजह से वो लेट हो जाते हैं, तो उनके साथ कहीं न कहीं अभद्रता भी होती है, कहीं पर मारपीट हो जाती है या होता है। तो उनका कहना है कि जो टाइमिंग है इस टाइमिंग को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, वरना जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी वो भूख हड़ताल जारी रखेंगे। उन्होंने पहले भी 1-2 बार कंपनी को इसके बारे में अवगत कराया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कराई, तो उनकी कोई भी सुनवाई कहीं पर नहीं हो पा रही है। संजय, जो कंपनी के कर्मचारी हैं वो कब से भूख हड़ताल पर बैठे हैं? वो आज से ही भूख हड़ताल चालू की है उन्होंने। मैंने संजय, हमारे पहले साथ जुड़ने उन्होंने और 1-2 बार कंपनी को लिखित में शिकायत की, अभी 2-3 दिन पहले प्रदर्शन भी किया था और उन्होंने प्रेस वार्ता भी की थी, पर उनकी सुनवाई कहीं पर कंपनी में नहीं हो पा रही। उनका आरोप है कि कंपनी का कोई भी कर्मचारी उनकी सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। ठीक है संजय, हमारे साथ जुड़ने और तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। लोहाघाट में नगर की जमीन को लेकर बड़ा प्रशासनिक आदेश जारी हुआ है। एसडीएम ने कहा कि नगर क्षेत्र के करीब 166 एकड़ जमीन नजूल भूमि के रूप में दर्ज है और इसका प्रबंधन नजूल नीति के अनुसार किया जाएगा। जब तक ये जमीन फ्री होल्ड नहीं होती तब तक कोई भी व्यक्ति इस भूमि या उस पर बने मकान को बेच या खरीद नहीं सकता। प्रशासन के संज्ञान में आया कि कुछ लोग स्टैम्प पेपर पर जमीन और मकानों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, जो पूरी तरह अवैध है और दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। एसडीएम ने लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह के लेन देन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारे लोहाघाट शहर में नजूल भूमि है। नजूल भूमि पे वर्तमान में बहुत पहले से मकान भी बने हैं और कुछ लोगों का कब्जा भी है। तो नजूल लैंड पे कुछ व्यक्तियों द्वारा 25% जमा किया गया था, जो कि वर्तमान में नजूल नीति पे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्टे लगाया गया है। और मेरे संज्ञान में ऐसा प्रकरण आया था कि कुछ व्यक्तियों द्वारा 10 रुपये के स्टाम्प पे या फिर आपसी राजीनामे से ही नजूल लैंड को आपस में क्रय विक्रय किया जा रहा है, जो नियम विरुद्ध है। क्योंकि नजूल लैंड पे अगर 25% आपने जमा किया है तो जब भी सरकार की नजूल नीति आएगी तो उसी 25% के आधार पर उन व्यक्तियों को अधिकार मिलेंगे। लेकिन अगर उस जमीन को बिना किसी अधिकार के आपके द्वारा सिर्फ 10 रुपये के स्टाम्प पे या 100 रुपये के स्टाम्प पे बेचा जा रहा है तो वो दंडनीय अपराध है। इसीलिए मेरे द्वारा कल आदेश निर्गत किया गया था कि आम जनता को ये संज्ञान में रखने के लिए कि आपके द्वारा ऐसा कार्य ना किया जाए, और अगर ऐसा कार्य किया जाएगा और संज्ञान में आएगा तो उसमें दंडात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। हाँ, अगर नजूल लैंड पे जिस व्यक्ति द्वारा 25% जमा किया गया है उसके द्वारा आगे कोई क्रय विक्रय किया जाता है और 10 रुपये के स्टाम्प पे किया जाता है तो उस पर संज्ञान में आने में कार्यवाही की जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, लोहाघाट में नगर की जमीन को लेकर प्रशासनिक आदेश जारी हुआ है। एसडीएम ने जमीन खरीद पर रोक लगाई है, ऐसे में क्या कुछ ये पूरा मामला है? जी, मैं बताना चाहूंगा, जो लोहाघाट नगर की भूमि है, नजूल भूमि है, तो जिस पर जो है बरसों से जो यहाँ स्थानीय लोगों उनका मालिकाना हक नहीं है, तो 10 रुपए के बॉन्ड पर लोगों के द्वारा भूमि की खरीद फरोख्त जो यहाँ की जा रही। तो जिस मामले का संज्ञान लेते हुए जो एसडीएम लोहाघाट है नीतू डांगर के द्वारा एक आदेश जारी किया और उनके द्वारा लोहाघाट नगर में भूमि और उस भूमि में बने भवनों की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी। और एसडीएम का साफ कहना, अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के क्रियाकलापों में पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी लक्ष्मण, हमारे साथ जुड़ने और तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। चंपावत जिले में उत्तराखंड हाई स्कूल बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत हिंदी के पेपर के साथ हो चुकी है, जिसे लेकर छात्र छात्राओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। चंपावत के पंडित बेनीराम पुनेठा राजकीय इंटर कॉलेज के केंद्र व्यवस्थापक श्याम दत्त चौबे ने कहा कि जनपद की सबसे बड़ी परीक्षा केंद्र में हाई स्कूल के कुल 374 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हैं। आज क्योंकि इस वर्ष की बोर्ड परीक्षा का आगाज़ हो चुका है इंटर हिंदी के पेपर से हमारे यहाँ, और उसमें आज हाई स्कूल का भी हिंदी पेपर फर्स्ट था।
तो ज़बरदस्त उत्साह आज हाई स्कूल के बच्चों में रहा, क्योंकि उन्हें पहली बार बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं। तो हमारे इस केंद्र में, क्योंकि इस जनपद का सबसे बड़ा केंद्र है सर ये, इसमें लगभग 374 लगभग के इसमें हमारे छात्र छात्राएं हैं, और इंटर में 199 और उसके बाद 174 के लगभग यहाँ हैं। तो बहुत बढ़िया हमारी यहाँ परीक्षाएं सुचारू ढंग से चली हैं, और प्रशासन ने भी बहुत अच्छा सहयोग दे रखा सर। और यह हमारी, क्योंकि जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद कर दी गई हैं। यहाँ धारा 144 भी लगी हुई है, क्योंकि यह हमारा जो राई का लोहाघाट है, यह इस जनपद का मुख्य संकलन केंद्र भी है। और इसमें जो कि हमारे बोर्ड की कॉपियां हर केंद्रों पर अभी अब थोड़ी देर बाद जो परीक्षा समाप्ति के बाद यहाँ आएंगी, और वो लॉकर रूम में हमारे यहाँ स्ट्रॉन्ग रूम जो है उसमें सशस्त्र पुलिस बल की परीक्षा में यहाँ पर वो लास्ट परीक्षा तक रहेंगी। और हमारे इस परीक्षा केंद्र को एक, क्योंकि उसमें रखा गया है कि जहाँ पर यह केंद्र पहले से ही एक ऐसे केंद्र के रूप में जाना जाता है जहां मूल्यांकन केंद्र भी है। तो आज इन परीक्षाओं में, बोर्ड परीक्षाओं के बच्चों का जो उत्साह है बहुत अपूर्व मेरे को ये दिखा आज। नाम दीक्षा तिवारी है। पेपर बहुत ही अच्छा आया था, एकदम सिंपल था, मतलब बहुत ही ठीक था। अब वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो कैसे नंबर देता है। सर अभी तो मैं मेरिट की तैयारी कर रही हूँ, देखते हैं क्या होता है। आज मेरे हिंदी का पेपर था जो भी बहुत अच्छा गया। डिवीज़न तो फर्स्ट आएगी, और क्या कहते हैं, तैयारी भी अच्छी थी डिवीज़न, और तैयारी मतलब यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। सर लोग आए थे बीच में चेक करने। मेरा पेपर था और आसान आया था, पर संबोधनी थोड़ी वो आई, टफ थी थोड़ी सी। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 9 से 13 मार्च तक ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आयोजित होगा, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही है। तो वहीं बीजेपी विधायक खजान दास का कहना है कि उत्तराखंड का बजट काफी खास रहने वाला है, सभी के हित में ये बजट होगा। इस दौरान उत्तराखंड के कई मुद्दों को लेकर विधायक खजान दास ने हॉर्नबिल टीवी से की खास बातचीत। बीजेपी विधायक खजान दास जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बजट सत्र होना है उत्तराखंड का ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में, किस तरह की तैयारियां हैं और इस बार का बजट कैसा होगा सर? देखिए, तैयारियां चली रही है, और बजट सत्र जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया था कि अगला जो बजट सत्र होगा, आज जब हम गैरसैंण में थे तो उन्होंने कहा था कि ये गैरसैंण में ही होगा, और सत्र की तैयारियां पूरी तरह से चल रही है। और माननीय मंत्रीगण, क्योंकि क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन का हर पहलू पर विचार किया जा रहा है, और सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे माननीय मंत्रीगण सक्षम हैं, और पूरी तैयारी के साथ इस समय बजट सत्र में रहेंगे। इस बार का सत्र में क्या कुछ खास होने जा रहा है सर? क्योंकि बजट की बात की जा रही है, किस तरह का बजट रह सकता है उत्तराखंड के विषय में, और क्योंकि आप क्या मानते हैं कि उत्तराखंड के लिहाज से कैसा बजट भी होना चाहिए? देखिए, उत्तराखंड के लिहाज को लेकर के और उत्तराखंड को देखते हुए और भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी जन संवाद कर रहे हैं, और जनता जो चाह रही है उसके मुताबिक ये बजट होगा। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे शीर्ष नेतृत्व, उनसे प्रेरणा लेकर के आप जन जन सरकार जन जन के द्वार जिस तरह से कार्यक्रम चल रहे हैं, उसके निमित्त वो लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि बजट कैसा होगा, कैसा होना चाहिए, क्या हम और ठीक कर सकते हैं। उनकी सबकी राय को समेटते हुए और फिर जो अच्छा सुझाव उसमें होगा उसके निमित्त आगे कार्रवाई को बढ़ाएंगे। और मुझे लगता है कि ये बजट बहुत ही अच्छा, और क्या हम उत्तराखंड के प्रति सोच सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं, ये बजट उसमें आपको देखने को मिलेगा। सर, क्योंकि एक बयान को विपक्षी काफ़ी गंभीरता से भी लेते हुए नज़र आ रहे हैं, और साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि बीजेपी विधायकों को ठंड लगती है गैरसैंण जाने में, इसको आप किस तरह रूप में देखते हैं सर? देखिए, आज आप जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य की परिस्थितियाँ, आर्थिक स्थिति से भी आप विज्ञ हैं, सबको पता है। और आज इतना पैसा वहाँ भराड़ी सैंड में लग चुका है, अरबों रुपया वहाँ लग चुका है, और आधुनिक बिल्डिंगें बनी हैं, और विधानसभा भवन जो बना हुआ है वो एक आधुनिक बना हुआ है, नई तकनीकी के अनुसार बना हुआ है, और हम आज उसका किसी भी तरह से तिरस्कार नहीं कर सकते हैं। हमको वहाँ पर ग्रीष्मकालीन राजधानी के तहत हमको वहाँ पर काम करना होगा, और एक दिन ऐसा आएगा आने वाले भविष्य में, चाहे 20 साल बाद आए, चाहे 30 साल बाद आए, चाहे 15 साल बाद आए, कि वो एक मिनी मसूरी कहलाएगी। इसलिए पर्यटक
स्थल भी वो बहुत अच्छा हो सकता है और वहाँ पे लोग बाग भी जाएंगे। किंतु जहाँ तक राजधानी का सवाल है, जैसे हिमाचल प्रदेश में है ग्रीष्मकालीन भी और शीतकालीन भी, वैसे ही यहाँ पर भी हो जाए तो कोई मेरी एक व्यक्तिगत राय है तो ठीक बात होगी। तो जैसे वहाँ पे हम ग्रीष्मकालीन के तहत हम सत्र भी कर सकते हैं और वहाँ पे कामकाज भी निपटाया जा सकता है और उसके बाद फिर हम देहरादून में भी राजधानी के तहत हम यहाँ पर भी अपना काम कर सकते हैं, काम निपटा सकते हैं। तो इसलिए कोई ठंड वंड तो ये तो ठीक है, फिर गर्म कपड़े हैं ना, गर्म कपड़े पहन करके जाएंगे वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। हम मसूरी भी जाते हैं, नैनीताल भी जाते हैं, पिथौरागढ़ भी जाते हैं और ऊंचाई तक भी जाते हैं। ये उत्तराखंड राज्य हिमालय पर्वत से जुड़ा हुआ है, इसलिए ठंड वंड का कोई वो नहीं, असर नहीं है ऐसा, इसलिए मैं कहना चाहूँगा। सर, क्योंकि लगातार ये भी देखा जा रहा है कि विपक्ष के जो नेता है या फिर प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस हैं गणेश गोदियाल, वो कह रहे हैं कि हम पूर्णकालिक राजधानी गैरसैंण को बनाएंगे। इस पर आपका क्या मानना है? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस की सरकार रही है और जब उन्होंने राजधानी बनाने की बात की थी और वहाँ पे शुरुआत भी की थी, तो तब कहाँ गया था उनका मंत्र कि हम राजधानी गैरसैंण को करने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब उनके पास ताकत थी तब अपनी ताकत को दिखाया नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ताकत को दिखाया और वहाँ पे ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दी। इसलिए अब कांग्रेस जो बोल रही है, जब सांप निकल गया तो अब लकीर पीटने का काम कर रही है, वो कभी सफल नहीं होंगे। सर, सत्र की अवधि भी कम बता रहे हैं कि सत्र की अवधि भी इस बार की कम रही। देखिए, सत्र की अवधि के लिए मैं इतना कहना चाहूँगा कि जितना कामकाज होता है विधानसभा का, उसी के तहत जो हमारी कार्य मंत्रालय की समिति है वो बैठक करती है और बैठक में जो बिंदु आते हैं उसके अनुसार काम दिया जाता है। जिस तरह से बिजनेस होगा उस तरह से काम बढ़ता है और इसलिए कहीं भी सत्र की अवधि कम नहीं है। यदि ज़रूरत पड़ेगी तो कार्य मंत्रणा समिति तय करती है, सत्र को बढ़ाया भी जा सकता है और यदि हमारे पास काम कम है तो उसी अवधि तक सत्र चलेगा। सर, मेरा एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से विपक्ष क्राइम को लेकर सवाल उठा रहा है और क्राइम कैपिटल देहरादून बना, और क्योंकि लगातार इस तरह के मामले भी है, उसको आप लोग किस तरह से देखते हैं और किस तरह से नियंत्रण कर रहे हैं आप जो अपराध की गतिविधियां बढ़ रही हैं? देखिए, क्राइम को लेकर के हमारी पुलिस और हमारा पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सजगता से काम कर रहा है और जिस तरह से जो अभी कुछ घटनाएं हुई है वो दुखद है और ऐसे लोग जेल के अंदर कुछ चले गए हैं, कुछ खोजने को बाकी है। मुझे लगता है कि वो भी जल्दी से जल्दी जेल की सलाखों के पीछे होंगे। ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री जी की पैनी नज़र बनी हुई है सभी पे और सब देख रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से जो है तत्काल प्रभाव से एक अहम बैठक और अहम जिम्मेदार अधिकारियों की ली है और उसमें सख्त निर्देश दिए कि कोई भी दोषी, उत्तराखंड एक देवभूमि है और देवभूमि में किसी तरह का कलंक नहीं लगना चाहिए, इसलिए सख्त कार्रवाई की जाएगी और ये मुख्यमंत्री जी ने किया भी। जी, धन्यवाद सर। हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए खजानदास जी हमारे साथ थे, जो कि तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।